welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप। तो जैसा कि आप जानते हैं वैदिक काल हम कवर कर रहे हैं, तो आज हम वैदिक काल के पार्ट में ऋग वैदिक समाज को कवर करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे। इस वीडियो का PDF फाइल लेने के लिए आप नीचे पिन कमेंट के अंदर जो लिंक दिया है टेलीग्राम का, आप वहाँ पे जाके PDF फाइल ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऋग वैदिक समाज। तो ऋग वैदिक जो समाज था उसकी संरचना गोत्र के हिसाब से थी, जिसे सगोत्रता कह रहे हैं हम। ऋग्वैदिक समाज की संरचना सगोत्रता के आधार पर थी, यानी कि लोग गोत्र के हिसाब से विभाजित थे। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा आपको, है ना। जैसे आज भी जो सेम गोत्र के लोग होते हैं, है ना, वो भाई भाई हो जाते हैं, तो वही सेम चीज यहाँ चल रही थी। इस आधार पर समाज कुछ हद तक समतामूलक था, तो समाज के अंदर समानता थी। ठीक है, पर प्रारंभ में जो आर्य थे वो अविभाजित थे, यानी प्रारंभ के अंदर तो आर्य जो थे वो कबीले के साथ में संबंधित थे। ठीक है, प्रारंभ के अंदर जो प्रारंभ का ऋग्वेद का समाज है ना, उस समाज के अंदर जो आर्य थे वो विश नामक कबीले के साथ में रहते थे। ठीक है, जैसा कि हमने ऋग्वेदिक राजनीतिक व्यवस्था जब पढ़ी थी तब हमने जाना था कि परिवार सबसे नीचे जो इकाई होती है वो परिवार की इकाई होती है या फिर कुल की इकाई होती है। ठीक है, उससे ऊपर हमारे आता है ग्राम, ठीक है, फिर आता है विश और फिर आता है जन, है ना। तो फिर क्या आ रहा था, जन आ रहा था। सबसे ऊंची जो इकाई थी वो जन थी और सबसे निम्न इकाई कुल था। और ये जो विश है ना, ये कबीला ही होता था। ठीक है, तो इस कबीले से संबंधित होते थे आर्य। स्टार्टिंग के समाज के अंदर जब ऋग्वेद स्टार्ट हुआ है उस वक्त तो आर्य इनके साथ में रहते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे समाज क्या होने लग गया, बंटने लग गया। ऋग्वेदिक समाज धीरे धीरे बंटने लग गया। कैसे? उत्पादन अधिशेष होने लग गया था। ज्यादा उत्पादन अधिशेष होगा तो क्या होगा, विभाजन होना तय है। क्यों? क्योंकि जब तक पेट खाली है तब तक तो लोग खाने के बारे में सोचते रहेंगे। ठीक है, और जब पेट भरा होगा और आगे की व्यवस्था होगी खाने की, तब अन्य चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित होना जायज सी बात है। तो अब क्या था, पशुपालन होने लग गया था, कृषि होने लग गई थी। तो इससे क्या होगा, उत्पादन अधिशेष तो बचेगा ही ना। व्यापार को इतना ज्यादा महत्व दिया नहीं जाता था, तो पूरा का पूरा उत्पादन अधिशेष इनके पास में रहता था, है ना। और ये क्या था कि ये लोग इधर से उधर घूमते रहते थे। क्लियर है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये विभाजन क्यों हुआ, अधिक उत्पादन अधिशेष होने के कारण से। विभाजन का मतलब क्या था, विभाजन हुआ यानी जो विष था, जन की बात नहीं कर रही हूँ, विष जो था वो टूटने लगेगा। ठीक है, विष के अंदर विभाजन होना स्टार्ट हो गया था। ये छोटा सा समूह, विश्व से छोटा सा समूह निकल के बाहर आया, जिसने कहा, वो छोटे समूह मतलब कि लोगों का ग्रुप बाहर निकल के आया, बोले कि हम पूरे समाज को ज्ञान देंगे। ठीक है, पूरे समाज की जो शांति की जो सिस्टम है, ठीक है, इनके ऊपर कोई आपदा ना आए। ठीक है, और लोगों को बौद्धिक शिक्षा देना हमारा काम है। तो वो लोग कहते हैं कि ये जिम्मा हमारे सिर पे है। समाज के बौद्धिक नेतृत्व का जो दावा करने वाले लोग थे उनको बाद में पुरोहित वर्ग के नाम से जाना जाने लग गया। तो इस प्रकार समाज का विभाजन स्टार्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में इसी प्रकार विश्व का दूसरा भाग भी बाहर आ गया। वो आके क्या कहते, वो कहते हैं कि समाज के और क्षेत्र की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है हमारी। तो अब ये जो सुरक्षा करेंगे कौन करेंगे, क्षत्रिय करेंगे। ठीक है ना, कौन करेंगे, क्षत्रिय। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। हमने विभाजन कर लिया ना विश्व का, पुरोहित वर्ग में और क्षेत्रीय वर्ग। ठीक है, 2 वर्ग हो गए। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक समाज में 3 भाग हो गए। तीसरा भाग कौन सा आ गया, सामान्य लोग बच गए ना पीछे। जिन लोगों की सुरक्षा करेंगे, जिन लोगों को ज्ञान देंगे, तो वो पीछे ही रहेंगे ना, तो सामान्य लोग रह गए। तो वस्तुतः प्रारंभ में वर्ण शब्द का मतलब क्या होता था, शुरुआत में जो वर्ण होता था उसका मतलब होता था रंग। ठीक है, वर्ण शब्द का रंग होता था मतलब। तो और आर्य जो होते थे वो मूल निवासियों से अपने आप को अलग करने के लिए, मूल निवासी कौन से थे, चित्रित धूसर मृद भांड यूज करने वाले लोग कौन थे, गैर आर्य थे। ठीक है, क्लियर आ रही है ना बात। हाँ, आर्य जो होते थे वो मूल निवासियों से अपने आप को पृथक दर्शाने के लिए, या फिर कौन से गैरिक मृद भांड यूज करने वाले लोग, है ना, जो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से निकल कर आए थे, उन लोगों से अलग दर्शाने के लिए किसका यूज करते थे, आर्य वर्ण शब्द का यूज करते थे। ठीक है, परंतु ऋग्वैदिक काल में उत्तरार्ध में वर्ण शब्द कर्म का भी व्यंजक हो गया। तो अब देखो लेकिन जैसे जैसे ऋग्वैदिक काल आगे बढ़ता गया,
वैसे वैसे वर्ण का शब्द कर्ण के रूप में भी बदलने लग गया। पहले तो रंग के रूप में हो रहा था, अब काम के आधार पे होने लग गया। यद्यपि इस परिवर्तन से सामाजिक गतिशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भेदभाव यानी नहीं होने लगा समाज में कि आप ये काम कर रही हो, ये काम कर रही हो, काम के आधार पर किसी से कोई मनमुटाव नहीं हुआ करता था, ये कहने का मतलब है। ज़्यादातर कर्म परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन हो जाया जाता करता था। कैसे? कर्म बदला वैसे ही क्या बदल गया? वर्ण बदल गया, वर्ग बदल गया। ठीक है, जैसे मानिए एक एग्जाम्पल है, जो विश्वामित्र है वो क्षत्रिय वर्ग से प्रतिनिधि करते हैं, मतलब कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो क्षत्रिय परिवार में उसका जन्म हुआ, लेकिन वो अपने काम से क्या बन गया? पुरोहित बन गया। ठीक है, वो लोगों को शिक्षित करने लगा, लोगों को पढ़ाने लगा, ज्ञान देने लगा, तो वो क्या बन गया? पुरोहित बन गया। तो पॉइंट समझ आ रहा है ना? क्या होने लगा? कर्म विभाजन और वर्ग एकता को दर्शाने लग गए, ये वर्ग एकता को। ठीक है, कर्म से पुरोहित बन गए। उसी प्रकार जो ऋषि भृगु थे, उन्होंने जन्म तो पुरोहित वर्ग में लिया, लेकिन उसके उन्होंने क्या किया था? क्षत्रिय काम किए थे। क्षत्रिय काम कैसे करेंगे? अनेक राज्यों की स्थापना की उन्होंने। आई होप आपको पॉइंट समझ आ रहा होगा, है ना? ऋग्वेद में उसी प्राकृत सूक्त है, उदाहरण मिलता है कि एक छात्र कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक है। अब इसका वर्ग अलग हो गया और चिकित्सक का वर्ग अलग हो गया, और मेरी माता अनाज पीसती है और उनकी माता का जो कर्म है वो अलग हो गया, है ना? इससे हमें क्या पता चलता है कि कर्म का तो विभाजन था, लेकिन वर्ग एकता थी। ठीक है, वर्ण एकता थी। तो पॉइंट समझ आ रहा होगा आपको, है ना? क्लियर है कि जो बहुत ज़्यादा कर्म होते थे, कर्म परिवर्तन के साथ में कर्म बदलते ही क्या हो जाता था? वर्ण भी बदल जाता था। जैसे जिस क्षत्रिय ने पुरोहित का काम कर लिया तो कौन से वर्ण में आ गया? वो पुरोहित वर्ण में आ गया। पुरोहित ने क्षत्रिय से वाला काम कर लिया तो वो क्षत्रिय वर्ण में आ गया। तो कर्म परिवर्तन से वर्ण अपने आप बदल जाता था। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ऋग्वैदिक समाज का मूल आधार क्या था? परिवार था। मूल आधार क्या था? परिवार। सबसे नीचे वाली इकाई क्या थी? कुल थी, परिवार थी, है ना? तो परिवार ही नहीं होगा तो बाकी सारी चीजें कैसे बनेगी? नहीं डेवलप होगी ना। तो मूल आधार क्या था? परिवार था। परिवार कैसा होता था? प्रतिसत्तात्मक हुआ करता था। परिवार का स्वामी पिता होता था या फिर बड़ा भाई हुआ करता था। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे? भाई और जो बड़े पिताजी और बड़े भाई होते हैं वो कंट्रोल करते थे सदस्यों पर। बाकी सदस्य जो परिवार में रहते हैं उन पर कंट्रोल करते थे, लेकिन परिवार का मुखिया चाहे क्या होता था? हाँ जी, पुरुष होता था, लेकिन औरतों की जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी, जैसा कि हम जानते हैं। ऋग्वेद हमने जब राजनीति पढ़ी थी उस वक्त हमने समझा था, है ना? तो जो परिवार का मुखिया होता था उसको ये अधिकार था कि वो अपने संतान को कठोर दंड दे सकते हैं। उदाहरण के लिए उल्लेख है कि रि राजस्व को पिता ने अंधा कर दिया था। ठीक है, ये एक बच्चे का नाम है, ठीक है, री राजव। ठीक है, उसको उसके पिता ने अंधा कर दिया था। इस उदाहरण से क्या पता चलता है कि वो कठोर दंड दे सकते हैं। इन उदाहरणों के बावजूद परिवार का मुखिया कैसा होता था? क्षमाशील होता था। तो ये उदाहरण हमें मिल रहे हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं? पिता के मुखिया कैसे होते थे? क्षमाशील होते थे और करुणाशील होते थे। तो देख ली कितने करुणाशील होते हैं कि अंधा ही कर दिया। प्रतिसत्तात्मक परिवार होने के बावजूद भी स्त्रियों की दशा बेहतर थी। तो स्त्रियों की दशा बेहतर थी, कैसे बेहतर थी? इसका एग्जाम्पल आज की जो स्थिति है उससे तो काफ़ी अच्छा है। वीर पुत्रों के जन्म की कामना तो की जाती थी, परंतु पुत्रियों के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया जाता था। जैसे कि आज कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है, कलंक है ये एक, लेकिन उस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ करता था। वीर पुत्रों का जन्म, सब कहते हैं कि वीर पुत्रों के जन्म की कामना तो की जाती थी, लेकिन अगर पुत्री हो जाएगी तो उसको ऐसे नहीं बोला जाएगा हाय बेटी हो गई, हाय लड़की हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। पुत्रियों के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया जाता था। पुत्रियों को अभी उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार का मतलब होता है उपनयन। उपनयन होता है ले जाना, इसका मतलब होता है ले जाना, पास में ले जाना। ठीक है, किसके पास में ले जाना? देखो, या तो गुरु के पास में ले जाना या फिर विद्यार्थी जीवन तक के पास में ले जाना, इसका मतलब होता है। तो यानी कि बेटियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था ऋग्वैदिक समाज के अंदर की गई थी। उपनयन संस्कार, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है? पास ले जाना। उपनयन का मतलब पास ले जाना, गुरु के पास ले जाना या फिर विद्यालय के पास तक की स्थिति तक ले जाना। ठीक है, तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी, पुत्रियों की भी।
तो कैसे पता चला हमें ये? अपाला और घोष नामक हमारी जो विदुषियाँ हैं, उन्होंने वेदों की ऋचाओं की रचना की है। ठीक है, वेदों को लिखने तक का उनको श्रेय मिला है किसको? अपाला और घोष को। ठीक है, ये दो महिलाएं थी। स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे, जैसे कि सभा में बैठने का उनको अधिकार था। उसके अलावा उन्हें अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का भी अधिकार था। ठीक है, बाल विवाह प्रचलन नहीं था, लेकिन आज है। सामान्यतः लड़कियों का विवाह 16 से 17 वर्ष की उम्र में ही होता था। विधवा विवाह का प्रचलन था। ठीक है, लेकिन नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। नियोग प्रथा मतलब कि देखो, अगर इसके अंदर मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मनुस्मृति के अनुसार कि अगर किसी स्त्री को बच्चा नहीं होता उसके पति से, तो वो अपने सहगोत्री, अपने पति के सेम गोत वाले इंसान के साथ में संभोग करके और गर्भ धारण कर सकती है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नियोग प्रथा वाला ये प्रथा प्रचलन थी कब? ऋग्वैदिक समाज के अंदर। आर्य जो होते थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही होते थे, दोनों प्रकार का भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि पदार्थों का विशेष महत्व था। ऋग्वेद में नमक का कोई जिक्र नहीं मिलता है हमें। वे सोम नामक मादक पदार्थ पीकर आनंदित होते थे। कौन सा पदार्थ पीकर? सोम नामक पदार्थ। ठीक है, ऋग्वेद में के 9वें मंडल में, तो याद रहेगा ये 9वें मंडल में सोम की स्तुति के सूक्त मिले हैं। ठीक है, याद रहेगा 9वें मंडल में सोम से रिलेटेड हमें क्या मिले हैं? स्तुतियां मिली हैं। ठीक है, 9वें मंडल में। आर्यों के वस्त्र कैसे होते थे? सूत, ऊन और मृग चर्म के होते थे। ठीक है, किसके चर्म के? मृग चर्म के होते थे। और ऊन मैं बार मैं ये तीसरी बार बता रही हूँ, परुष्णी नदी के किनारे के पास में, ठीक है, यानी रावी नदी के पास में और गांधार और सिंध के क्षेत्र में अच्छी ऊन मिलती थी। पगड़ी धारण करना और आभूषण पहनना स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। तो पगड़ी और आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। ठीक है, ऋग्वेद आर्य जो होते थे आमोद प्रमोद के जीवन में विश्वास रखते थे। ठीक है, जीवन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण होता था वो पूरी तरह से व्यवहारिक होता था, जैसा कि पहले था लोगों का कि मरने के बाद में भी जीवन है, ऐसा कुछ। वे नृत्य संगीत में आनंद लेते थे और घुड़ दौड़ पासा खेलना मनोरंजन के साधन पूरे शामिल थे ऋग्वैदिक समाज में। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी ऋग्वैदिक समाज समझने में। ठीक है, तो हर छोटी छोटी पॉइंट आपको समझा दिया गया है। जो आपको समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे दिया करें। ठीक है, और शेयर ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Bye. Take care. Jai